तो तैयार हो जाइए मेरे क्लास 11 के शेरों, क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपके इंग्लिश के फाइनल एग्जाम की फाइनल तैयारी। आपकी सारी इंग्लिश की समस्याओं का हल केवल एक वीडियो में हॉर्नबिल की, चाहे वो प्रोज पोएट्री हो, पूरा स्नैपशॉट हो, ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल्स करने के सबसे इजीएस्ट टिप्स, और भाई साहब अनसीन पैसेज भी सॉल्व होगा मिनटों में केवल इस वीडियो को देखने के बाद। हेलो एमपी बोर्ड 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, अभी तक हमने लगभग सारा का सारा इंग्लिश कवर कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो आपका रीडिंग सेक्शन हो उसको अलग से कर चुके हैं, ग्रामर भी समझ चुके हैं, और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन तो मुझे लगता है अभी तक बेस्ट लेवल पे हमने समझा है। ठीक है, बावजूद इसके मुझे लगता है अभी जो थोड़ी रही कसर बाकी है उसको भी आज हम यहां पर पूरा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ यहां पे करने वाला हूं महा रिवीजन, और यहां पर महा रिवीजन में भाई साहब सबके अलग अलग अप्रोच होते हैं कि कई क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं, कई राइटिंग सेक्शन से मतलब आपको ये इस वादे के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, बस यही बातचीत होती है। नहीं, महा रिवीजन में यहां हम वो सब तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम समझेंगे कि भाई साहब क्वेश्चन पेपर को अप्रोच कैसे किया जाए, पहले किस ओर जाया जाए, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मुझे पता है ये सब चीजें मैं अभी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बावजूद इसके हम एक बार और एक ही वीडियो में वन शॉट इसका पूरा रिवीजन आज यहां पे करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ करने वाला हूं आज पेपर सॉल्व। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले सेक्शन ए रीडिंग पर, और वहां पर हमारे पास एक पैसेज जिसमें ऑलरेडी शायद मैंने आपको ये पैसेज करवा चुकी है, पर बावजूद इसके क्योंकि ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जिस तरीके से सवाल पूछे गए उन सारी चीजों को समझा देंगे जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप सभी को एक बात जरूर जरूर बता दूं यहां पर कि आपके लिए सारी वीडियोस कहां पर अवेलेबल हैं। ये सारी वीडियोस आपको YouTube पर, कहां पर, YouTube पर अवेलेबल हैं। कहां पर? आपके अरिविहान चैनल पे। आपके अरिविहान चैनल पे ये सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। कौन से? चाहे वो आपका हो रीडिंग का हो, या आपका समझ लो भाई साहब या आपका राइटिंग स्किल हो, या आपका ग्रामर क्यों ना हो। क्या हो? ग्रामर, या आपके सारे हों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्यों बता दी हैं, क्योंकि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ पे इस वक्त पढ़ा रहा हूं कि मुझे यकीन है कि आप ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये सब पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आज तो आप सामने से जवाब देंगे, ये वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे कि ये तो समझ आ रहा है, या फिर हो सकता है कि ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा तेजी से चलते हैं लेकिन आप सब रिवाइज करते चलो। लेकिन जो सिर्फ यहाँ पे एक वीडियो में उस समझने आए तो कोशिश पूरी रहेगी, पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी होती हैं जो आप बेहतर अगर वहां से समझ के उन सबको पढ़ के यहाँ पे आएंगे तो आप यकीन मानिए आप अपने जो ज्ञान है उसमें ऐड ऑन ही करेंगे। तो बेसिकली मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि ये जरूर भाई साहब हो सके तो पहले निपटा लीजिए और फिर मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पे। चलिए, ये मैंने आपको बता दी पैसेज, आज हम ये वाली पैसेज सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो सबसे पहले आ गई पैसेज। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, क्या रिवीजन कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले 1 से 2 लाइन भाई साहब क्या कर ली जाए, रीड कर लीजिए। 1 से 2 लाइन का रीड, इससे हमें क्या पता चल जाएगा भाई साहब, जिस पता चल जाएगा, एसेंस पता चल जाएगा, मैं कहूंगा रस पता चल जाएगा। रस क्या है, किस बारे में है, ये जो पूरा हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं इसके आंसर देने वाले, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ने का समय तो है नहीं, तो हम समझते हैं बस यहाँ पे कि टैगोर वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग। बात हो रही है भाई साहब टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही होगी। स्पिरिचुअलिज्म एंड रैशनलिज्म वर रिकंसाइल्ड इन टैगोर। ठीक है, अच्छा यार, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है सर, स्पिरिचुअलिज्म रैशनलिज्म, इनका मतलब तो हमें थोड़ा बहुत पता भी। देखो बच्चों, पैसेज में
बस उतना ही दिमाग लगाना है जितना पैसेज आपको लगवाने पे मजबूर करे। इसमें समय जाया नहीं करना है। ये कई क्वेश्चन आंसर इस पे याद करके नहीं लिखने हैं। आपको बस 2 लाइन पढ़ के रस समझ के कि किस बारे में है, आपको आना है डायरेक्ट अपने कहाँ पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कम से कम 5 सॉल्व करूंगा, बाकी सॉल्व आपको ही करने हैं। अच्छा, अब बताइए क्या तरीका है भैया? तरीका सर सिंपल है, तीन तीन लाइन का तरीका है। पहला क्या है? पहला है स्कैन क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे किस चीज के लिए स्कैन कर रहे हैं हम? वहां पे सर हम स्कैन कर रहे हैं कीवर्ड्स के लिए। किसके लिए? कीवर्ड्स, या फिर क्या बोल सकते हैं उनको, साथ ही साथ उनको सर हम एक और चीज बोल सकते हैं, वो है यूनिक वर्ड्स। अच्छा, क्या एक वर्ड से काम चल जाएगा? नहीं सर, काम नहीं चलेगा। वहां हमें चाहिए पड़ेगा एक गुच्छा या सेट ऑफ वर्ड्स भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। दोनों चीजें कह सकते हैं। फिर क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक वर्ड हो सकता है कई बार रिपीट हो जाए और आप बस परेशान हो जाओ कि कहाँ ढूंढना है। लेकिन अगर आप एक, मतलब कहना चाहिए, लंबा एड्रेस लेके जाओगे, अगर आप सिर्फ किसी इंसान को ढूंढने के लिए बस विजयनगर लेके चले जाओगे, तो विजयनगर तो बहुत बड़ा है। तो आपको थोड़ा और अंदर, आपको स्कीम नंबर, कॉलोनी नंबर, थोड़ा और जगह की किस चीज के पास है, किसी दुकान का पता या कुछ भी XYZ अगर होगा तो ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। फिर आपका अगला पार्ट क्या है? फिर आपको बताना है स्कैन। फिर आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है? पैसेज। अच्छा, पैसेज में भी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। शुरुआती क्वेश्चन हो तो जनरली आंसर शुरुआत में होते हैं, बीच के बीच में होते हैं। ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे अगर इसको करते हो सकता है कई लोग लास्ट में करना चाहें, बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। क्योंकि लिटरेचर सेक्शन ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको पूरा याद हो तो आप पहले करना चाहते हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये चीज बस आपको ही तय करनी कि पहले आप क्या करोगे। अब जैसे आपने ये भी कर लिया, अब स्कैन पैसेज करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट चीज तो बस वही है ब्रदर, अगला तो आपका आंसर ही आने वाला है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे काम हो गया। तो चलिए इसको समझते हैं। टैगोर हैड अ विजनरी पावर। अब टू सी द फ्यूचर, क्या चाहिए, क्या लेना चाहेंगे भाई साहब? आप लेना चाहेंगे विजनरी पावर। मैं तो वही लेता क्योंकि एग्जैक्टली यही दो चीजें हैं जो मुझे अलग समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं शुरुआत में जाता हूँ। टैगोर वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन। विजन तो आया लेकिन ये विजनरी नहीं है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग, स्पिरिचुअल रैशनलिज्म, रिकंसाइल्ड ही हैड अ, चलिए विजनरी पावर दिख गया हमें भाई साहब। विजनरी पावर ऑफ सीइंग द फ्यूचर भी दिखा, वो वर्ड जो वहां पे था। और इन द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट, चलिए इसको देखते हैं। आंसर क्या यही है? द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट, चलिए मिल गया, ठीक है। आपका आंसर होगा। हमने क्या किया? स्कैन क्वेश्चन किया, वहां से सेट ऑफ कीवर्ड्स निकाला, फिर हमने पैसेज स्कैन किया और आपको तुरंत आपका आंसर मिलेगा। क्या सही आंसर है? जी बिल्कुल सही आंसर है। अब कहां गए हम? टैगोर expressed his concern about the dangers of religion and religious fanaticism and racism in his book। अच्छा, जनरली एक बात है, मैंने अभी ये बात सोची है कि जब भी कोई ऐसी बुक्स की बात होती है, क्या इंपॉर्टेंट जगह की बात होती है, वैसे ही है जैसा मैंने आपको डेट के बारे में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई डेट लिखी होती कि उन्होंने ये सब बात किस डेट में की थी, तो जनरली आपको पैसेज में जनरली सिर्फ अगर बहुत सारी डेट्स भी हैं तो जैसे 21, 22, तो आपको नंबर ढूंढना पड़ता है और नंबर ढूंढना आसान है। नंबर ढूंढते उसके आसपास आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन देखते, मैच कर रहा है, मैच करता तो आप वैसा लिख देते। तो यहाँ पे बुक की बात हो रही है। अब देखते हैं कहीं पे बुक का जिक्र हुआ है किसी, ठीक है। शुरुआत में ही जाते हैं। तो इसके तुरंत बाद, इन हिज बुक नेशनलिज्म पब्लिश्ड इन 1916, टैगोर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ, देखिए आपने जो अपना स्पेशल वर्ड भी आप ले, रिलीजियस फैनेटिज्म एंड रेसिज्म। अच्छा, अब देखिए दोनों तरीकों से मैंने आपको ये भी समझा दिया, आप डेट के तरीके से भी जा सकते थे। यहाँ पे डेट नहीं है, डेट को मतलब मैंने बुक वाला एग्जांपल दिया था कि अगर किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही हो तो आप ये अप्रोच भी अपना सकते हो। और इसकी वजह, अगर ये डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछा गया होता, टैगोर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ, आप डायरेक्ट यहां से क्या ले लेते? आप यहां से क्या ले लेते? आप यहां से ले लेते एक कीवर्ड वाला पूरा सेक्शन ले लेते, तो भी आपका आंसर निकल आता। देखते हैं इसका आंसर क्या यही है? नेशनलिज्म बिल्कुल होना चाहिए, नेशनलिज्म ही है। टैगोर क्लियरली परसीव्ड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। क्लियरली परसीव्ड, परसीव्ड द बेसिक डिफरेंस लेता है, ठीक है। परसीव्ड द बेसिक डिफरेंस, मुझे यही लग रहा है
क्योंकि बहुत ज्यादा अलग भी नहीं लग रहे हैं वर्ड, तो शायद इसलिए मैं लंबा शब्द ले रहा हूं ताकि मेरा काम आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं भैया, समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं शुरुआत में, शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई बात थी? नहीं नहीं, यहाँ पे तो अपन पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे ढूंढिए, चलिए देखते हैं। देखिए बेसिक डिफरेंस तो यहाँ लिखा है, बिटवीन भी लिखा है, और क्या लिखा है, द बेस्ट एंड द ईस्ट। तो चलिए, वॉज क्लियरली परसीव्ड। अच्छा ठीक है, अब देखिए आसपास ही मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप सोच रहे हैं वैसे आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो देखते हैं वहां पे आपका क्वेश्चन है क्या, वेस्ट और ईस्ट लिखा हुआ है क्या? देखिए वेस्ट और ईस्ट का यहाँ पे जिक्र है, तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या पूछा गया है, इसमें लिखा है व्हाट वाज द डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस इफेक्ट दैट टैगोर फॉरसो अ मैन एंड नेचर। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है आपको, डेंजरस इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इतना अच्छा। जनरली ये भी होता है कि जब आप पढ़ते हो तो पूरा ही आपकी नजर में आ जाता है, मैंने ये देखा है। आप लेके से जरूर चल रहे हो, मेरे साथ ही जनरली होता है कि जैसे फॉरसो ये सब हमने देख लिया तो चलेगा नजर में, वो भी काम में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा आंसर ही आपको मिल जाएगा, बस आपको क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से नजर रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप पहले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं था, तो अगले में देखते हैं। ठीक है, देखिए देखते ही आंसर मिल गया, फॉर सो डिस्ट्रक्टिव डेंजरस इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑन मैन एंड नेचर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑन मैन एंड नेचर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मिल रहा है क्या, इफेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल मिल गया, और आपका इस तरीके से ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, अगला आपसे पूछा जा रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वायलेंट एंथुजियाज्म इन रिलीजन। ठीक है, दो तीन प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, अभी से मैं हर बार बता चुका हूं आपको। सिनोनिम्स आते हैं, जो क्या होते हैं आपके, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, फिर कौन से होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, जो कौन से होते हैं आपके, विलोमार्थी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके कौन से, वन वर्ड। वन वर्ड मतलब क्या होता है, आपको एक लंबा सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके लिए आपको एक शब्द बताना पड़ेगा। कितना बताना पड़ेगा, एक शब्द। उसके बाद आपको क्या होता है, कोई भी आपको वर्ड लिखा होगा, उसका आपको बताना पड़ेगा या तो वर्ब फॉर्म, ठीक है, नाउन फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपका यहाँ पे हमने समझ लिया। ठीक है, तो मेरे कहने का आशय ये है कि यही बस आपके हैं जो बुरे चांस, यहाँ फंसने की है पूरी, मतलब पूरी, मतलब फंस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जनरली सारे जो आपके आंसर्स हैं वो आपको पैसेज में ही मिल रहे हैं। जैसे वॉयलेंट एंथुसियाज्म इन रिलीजन आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फेनेटिज्म है। ठीक है, फेनेटिक्स बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अपने, जनरली ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी आता है। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता है कि वायलेंट एंथुसियाज्म, तो आपको बाकी इसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा सकते हो। आप कौन सी प्रोसेस लगा सकते हो, एलिमिनेशन प्रोसेस, वो ऐसी जगह पे बहुत काम आती है। अब एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होती है, जरूरी नहीं है दुनिया का हर शब्द आपको आए। ठीक है, जरूरी नहीं है दुनिया का हर शब्द आपको आए, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा, पर हमें ये पता है कि कुछ कुछ शब्द हमें पता है। मैं इस बात पे यकीन रख रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअलिज्म का मतलब पता होगा, जो होता है ना, स्पिरिचुअलिज्म होते हैं जो आदि, मतलब कहना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म में मानते हैं। फिर आपका ये सेंटिमेंट्स भी है, सेंटिमेंट्स यानी आपको पता है भाव, भावों के लिए सेंटिमेंट्स बोला जाता है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म लिखा है या अध्यात्म के लिए लिखा है। तो आपको पता है ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते। बता, अभी बचा फेनेटिक और ये आपका क्रूसेड बचा है ना, तो अब आपको दो बचे, तो उनमें समझना आसान होगा, और जब आप इनका यूज देखोगे पैसेज में तो आप ये चीजें बेहतर तरीके से समझ जाओगे। लेकिन ये चीज जरूर देखी गई है, इसलिए मैं अग्री भी कर रहा हूँ कि सिनोनिम, एंटोनिम, ये वन वर्ड, ये सब जो चीजें हैं, ये कम से 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इनमें फंसना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी शब्द हो सकता है। यकीनन वो आपकी पैसेज में हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं वहां आपको सलाह दूंगा कि भाई साहब 2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ से मेरा आशय ये नहीं कि हम उन्हें करेंगे नहीं, लेकिन वो समय नहीं है वहां सोच सोच के अपना दिमाग खराब करने का। हम वापस आएंगे, पैसेज को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं सबको यही सलाह देता हूं। अन्यथा अगर आपने पैसेज पढ़ते पढ़ते या उस चीज में ज्यादा समय व्यय किया, आप देना चाहते हैं तो कुछ मिनट दे दीजिए, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचने पे आप मजबूर हो रहे हैं तो उसको उस वक्त वहां पे छोड़िए और आगे बढ़िए। कि मैं यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करना बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है,
अब आगे भी हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और जो नहीं सॉरी ये आंसर था आपका जैसे मैंने बताया था, और बाकी सब कुछ आपको उसी टेक्निक से करने हैं जो अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये आगे का जो हिस्सा है वो आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। कुछ 5 क्वेश्चन ही हैं, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर दूं जो बात मैं करना चाहता था कि कैसे सॉल्व होती है भाई साहब। सबसे पहले स्कैनिंग स्किल्स देखी जाती है, क्या आप कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर पैसेज इन सबको स्कैन कर पा रहे हो। पैसेज पूरा पढ़ना जरूरी कभी नहीं होता है, कतई नहीं होता है। इनफैक्ट आपने अभी देखा होगा कि अगले पैरा में तो हम अभी तक आए भी नहीं थे, अगले 5 आंसर तो उसमें होंगे, हो सकते हैं, बेशक होंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी कि हम पूरा समझे, कोई आवश्यकता नहीं है। पैसेज का क्रम भी जरूरी है। क्रम क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन आंसर 1 कर रहे हो तो बहुत हाई चांस है कि उसके आंसर आपको शुरुआती जो 2-3 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको शुरुआत में ही मिलेंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप कहीं बीच में फंसे हो, टाइम की कमी है, तो आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो। जैसे बीच का कोई क्वेश्चन है तो आप बीच के पैरा में जाके आपने पहले ढूंढना प्रेफर किया। अब उससे फायदा ये होता है मिले ना मिले, लेकिन क्या अगर मिल गया तो आपका समय जरूर बच जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हर केस में सारे आंसर पैसेज में ही होते हैं, लगभग हर केस में, वो आपका चाहे अपोजिट हो, वन वर्ड हो, सिनोनिम हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्वेश्चन में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड और यूनिक वर्ड, ये मैंने बता दिया है। इनका सेट याद रखना, या फिर आप बोल दो गुच्छा, जो भी आपको समझ में आए याद रखो, और इससे भैया बढ़िया से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पैसेज में स्कैन करोगे आंसर मिल जाएगा। अब एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? जो ऑप्शन पैसेज में नहीं लिखा है वो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि ऑप्शन पैसेज में होते हैं वही लिए जाते हैं, और एक्सट्रीम वर्ड्स अक्सर गलत ही होते हैं, ऑलवेज, ऑल, नेवर, यूजुअली ये गलत होते हैं, ठीक है। कुल मिल गया, और आपका इस तरीके से ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? अगला आपसे पूछा जा रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मींस वायलेंट एंथुसियाज्म इन रिलीजन, ठीक है। 2-3 प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। अभी से मैं हर बार बता चुका हूं आपको। सिनोनिम्स आते हैं, जो क्या होते हैं आपके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। फिर कौन से होते हैं? एंटोनियम्स होते हैं, जो कौन से होते हैं आपके विलोमार्थी होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कौन से? वन वर्ड। वन वर्ड मतलब क्या होता है? आपको एक लंबा सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके लिए आपको एक शब्द बताना पड़ेगा। कितना बताना पड़ेगा? एक शब्द। उसके बाद आपको क्या होता है? कोई भी आपको वर्ड लिखा होगा, उसका आपको बताना पड़ेगा या तो वर्ब फॉर्म, ठीक है, नाउन फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपका यहाँ पे हमने समझ लिया, ठीक है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि यही बस आपके हैं जो बुरे चांस, यहाँ फंसने की है पूरी, मतलब पूरी, मतलब फंस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जनरली सारे जो आपके आंसर्स हैं वो आपको पैसेज में ही मिलने हैं। जैसे वॉयलेंट एंथुसियाज्म इन रिलीजन आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फेनेटिज्म है, ठीक है। फेनेटिक्स बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अपने, जनरली ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी आता है, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता है कि वायलेंट एंथुसियाज्म? तो आपको बाकी इसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा सकते हो। आप कौन सी प्रोसेस लगा सकते हो? एलिमिनेशन प्रोसेस। वो ऐसी जगह पे बहुत काम आती है। अब एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होती है? जरूरी नहीं है दुनिया का हर शब्द आपको आए, ठीक है। जरूरी नहीं है दुनिया का हर शब्द आपको आए, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आएगा। पर हमें ये पता है कि कुछ-कुछ शब्द हमें पता है। मैं इस बात पे यकीन रख रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअलिज्म का मतलब पता होगा, जो होता है ना, स्पिरिचुअलिज्म होते हैं जो आदि, मतलब कहना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म में मानते हैं। फिर आपका ये सेंटिमेंट्स भी है। सेंटिमेंट्स यानी आपको पता है भाव, भावों के लिए सेंटिमेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म लिखा है या अध्यात्म के लिए लिखा है। तो आपको पता है ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते। बता, अभी बचा फेनेटिक और ये आपका क्रूसेड बचा है ना। तो अब आपको 2 बचे, तो उनमें समझना आसान होगा, और जब आप इनका यूज देखोगे पैसेज में तो आप ये चीजें बेहतर तरीके से समझ जाओगे। लेकिन ये चीज जरूर देखी गई है, इसलिए मैं अग्री भी कर रहा हूं कि सिनोनिम, एंटोनिम, ये वन वर्ड, ये सब जो चीजें हैं ये कम से 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इनमें फंसना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी शब्द हो सकता है। यकीनन वो आपकी पैसेज में हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं वहां आपको सलाह दूंगा कि भाई साहब 2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ।
आगे बढ़ जाओ से मेरा आशय ये नहीं कि हम उन्हें करेंगे नहीं, लेकिन वो समय नहीं है वहां सोच सोच के अपना दिमाग खराब करने का। हम वापस आएंगे, पैसेज को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं सबको यही सलाह देता हूं। अन्यथा अगर आपने पैसेज पढ़ते पढ़ते या उस चीज में ज्यादा समय व्यय किया, आप देना चाहते हैं तो कुछ मिनट दे दीजिए, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचने पे आप मजबूर हो रहे हैं तो उसको उस वक्त वहां पे छोड़िए और आगे बढ़िए। कि मैं यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करना बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे भी हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और जो नहीं, सॉरी, ये आंसर था आपका जैसे मैंने बताया था। और बाकी सब कुछ आपको उसी टेक्निक से करने हैं जो अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये आगे का जो हिस्सा है वो आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। कुछ 5 क्वेश्चन ही है, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर दूं जो बात मैं करना चाहता था कि कैसे सॉल्व होती है भाई साहब। सबसे पहले स्कैनिंग स्किल्स देखी जाती हैं। क्या आप कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर पैसेज इन सबको स्कैन कर पा रहे हो। पैसेज पूरा पढ़ना जरूरी कभी नहीं होता है, कतई नहीं होता है। इनफैक्ट आपने अभी देखा होगा कि अगले पैरा में तो हम अभी तक आए भी नहीं थे। अगले 5 आंसर तो उसमें होंगे, हो सकते हैं, बेशक होंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी कि हम पूरा समझे, कोई आवश्यकता नहीं है। पैसेज का क्रम भी जरूरी है। क्रम क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन आंसर 1 कर रहे हो तो बहुत हाई चांस है कि उसके आंसर आपको शुरुआती जो 2-3 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको शुरुआत में ही मिलेंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आप कहीं बीच में फंसे हो, टाइम की कमी है, तो आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो। जैसे बीच का कोई क्वेश्चन है तो आप बीच के पैरा में जाके आपने पहले ढूंढना प्रेफर किया। अब उससे फायदा ये होता है, मिले ना मिले, लेकिन क्या अगर मिल गया तो आपका समय जरूर बच जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हर केस में सारे आंसर पैसेज में ही होते हैं, लगभग हर केस में। वो आपका चाहे अपोजिट हो, वन वर्ड हो, सिनोनिम हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्वेश्चन में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड और यूनिक वर्ड ये मैंने बता दिया है। इनका सेट याद रखना, या फिर आप बोल दो गुच्छा, जो भी आपको समझ में आए याद रखो, और इससे भैया बढ़िया से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पैसेज में स्कैन करोगे आंसर मिल जाएगा। अब एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? जो ऑप्शन पैसेज में नहीं लिखा है वो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि ऑप्शन पैसेज में होते हैं वही लिए जाते हैं। और एक्सट्रीम वर्ड्स अक्सर गलत ही होते हैं, ऑलवेज, ऑल, नेवर, यूजुअली ये गलत होते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये देखने से पहले इसमें समझना जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट आपको पता ही थी सारी ट्रिक्स, लेकिन नोट मेकिंग में हम अलग ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैनिंग नहीं होती, यहाँ पे होता है भाई साहब सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ आपको चुनना है कि कौन सी लाइन उपयोग होगी, कौन सी लाइन उपयोग नहीं होगी। और भाई साहब सिंपल गणित है। अगर कोई जहां पे अगर 100% वर्ड है, समझ लो अगर 10 शब्द का आपका सेंटेंस है, तो आपको उसे 5 से 6 वर्ड में लाना है। 5 से 6 वर्ड में लाना है। लिखने को अगर अंत में समझ नहीं आ रहा है तो आप 10 वर्ड भी लिखोगे, मुझे पता है, वो अलग चीज है, लेकिन काम यही करेगा कि आप बड़े सेंटेंसेस को छोटे में कैसे बना सकते हैं, उसी चीज के मार्क्स मिलेंगे। उन्हें फ्रेज में कैसे बदल सकते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, लोग टाइटल में भी गलती करते हैं। टाइटल पहले समझा दे रहा हूं, छोटा हिस्सा है। टाइटल में क्या गलती करते हैं कि भाई साहब टाइटल जब आप बना रहे हो ना, तो उस टाइटल का मीनिंग आप देख लो, या तो फिर आप वन वर्ड लिखो। वन वर्ड ऐसे कैसे? क्योंकि एक जनरली आपकी जिस आइडिया पे बात हो रही है, जिस आइडिया पे आपका पूरा स्क्रिप्ट है या फिर आपका पैसेज है, वो डायरेक्ट लिख दो। या फिर अगर 2 से ज्यादा शब्द लिख रहे हो, जैसे मुझे याद है वॉयलेंस पे कई लोगों ने, जब हमने पुराने यहाँ पे एक टेस्ट किया था, तो मुझे कई बच्चों ने ये गलती भी की थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया था। अब भाई साहब कोई चीज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सेंस में ही दिखाई जाएगी ना। अब इंपॉर्टेंस आप उसमें शब्द लगा देते हो, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस उसे पॉजिटिव दशा में दर्शाता है कि वायलेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सब आपको नहीं करना है। या तो सिंपली वन वर्ड रखो, या फिर आप क्या रखो, मीनिंगफुल रखो, या मीनिंगफुल रखो। मीनिंगफुल होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको बेहद ही ध्यान रखना है। शॉर्ट होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया से आपका जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर कैसे लिखना है नोट्स, ये बात भी बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपली मैं हमेशा सबको बताता हूं, सबसे आसान तरीका है अच्छे मार्क्स करने का, वो ये है कि जनरली आपको 2 से 3 पैराग्राफ तो मिलते ही हैं। 4 भी मिल जाते हैं, पर 2 से 3 तो मिलते ही। आप कोशिश ये करो कि एटलीस्ट कितने, मतलब उसमें पॉइंट्स बनाओ, आप उसे बांट लो 4 पॉइंट में, मिनिमम 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 में, इतने में भी काम हो जाएगा। ठीक है, आपने 4 ऐसे टॉपिक उसमें से छांट लिए, और उसके बाद 2 से 3 लाइन
2 से 3 लाइन में आप उसमें क्या रहते हो, उसका सब पॉइंट्स जोड़ते रहो। ये सब पॉइंट्स अगर आपने कर लिए, इतना भर कर लिया, तो आपको कंप्लीट 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इतने से आपका काम हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट फ्रेजेस नहीं करने, फुल सेंटेंस यूज करना है, नंबर्स करने यूज। अब जैसे ये लिखा, ये 1 हो गया अपना, तो ये 1, ये 2, ये रोमन नंबर या कुछ भी एबीसी लगा के आप इसे कर सकते हो। एग्जाम्पल्स अवॉइड करने अनलेस दिए ना हो, और एब्रीविएशन तब यूज करना है जब उसकी आवश्यकता हो। ठीक है, तो हमने इतना समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली किस बारे में ये पूरा, ये है स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन द 3 क्वालिटीज तमस, रजस एंड सत्व प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। तमस इज इनर्शिया और रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, रजस इज अग्रेसिवनेस, रेस्टलेसनेस और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन, सत्व इज द कैरेक्टर। ठीक है, अब सीधा इसमें क्या समझ में आ जाता है कि ये बताया गया है तमस, रजस और सत्व के बारे में, हमें ये पूरा पैराग्राफ समझाया जा रहा है। सही बात है, तमस, रजस और सत्व, ये मतलब 3 क्या कहना चाहिए, क्वालिटीज हैं जो स्क्रिप्चर्स में बताई गई। ह्यूमन क्वालिटी 3 प्रकार का मनुष्य होता है, क्वालिटीफुल होता है। ठीक है, तो अब जैसे सिंपली इसका टाइटल देखते हैं, क्या रखा गया है। टाइटल हमने यहाँ पे रखा है इसका टाइटल हमने रखा है 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, तमस, रजस, सत्व। आप डायरेक्ट तमस, रजस, सत्व ही लिख सकते हैं। और भी है इंपॉर्टेंस ऑफ सत्व इन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज एंड स्पिरिचुअल पीस। जो टाइम आपने वहां से बचाया है ना अपने एमसीक्यू वाले से, वो आप यहाँ प्रयोग करोगे, इसलिए वहां से टाइम बचाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पर वहां 10 मार्क्स की बात है बच्चों, तो टाइम बचाने के चक्कर में गलत नहीं लिखना है। ठीक है, अब सिंपली वहां पे क्या था, पैराग्राफ शुरू ही होता है 3 qualities in human nature। ठीक है, the sketcher clearly defined in all of us, tamas is inertia, resistance to transformation, resistance, aggressiveness, ये सब चीजें। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने शुरू ही क्या किया है, 3 qualities in humans, 3 qualities as defined in scriptures भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तमस के बारे में डिफाइन हो गया, रजस डिफाइन हो गया, सत्व डिफाइन हो गया। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सत्व, क्योंकि पूरा पूरा पैराग्राफ है किस बारे में, सत्व की इंपॉर्टेंस के बारे में। और सात्विक नेचर गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय गॉड हिमसेल्फ, एम्पावर्स टू कोप विद प्रॉब्लम्स इन वेरी सिस्टमैटिक वे। तो यहाँ पे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपको ही चुनना है इंफॉर्मेशन, इसमें गलत करने का कोई तरीका है ही नहीं, गलत आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ यहीं से करना है। बस कोशिश ये करनी है कि सेंटेंस आप देखिए कितने छोटे छोटे प्रयोग किए गए हैं, कि इंपॉर्टेंस ऑफ सत्व गिव्स पेशेंस एंड टॉलरेंस, क्रिएट्स मेंटल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, और फिर इफेक्ट्स ऑफ इम्बैलेंस, सत्व पुश बैकग्राउंड, सत्व इज डिवाइन एनर्जी। तो इनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं अलग से यूज की गई है, ये सब यहीं पे मौजूद है। ठीक है, अब देखिए जैसे वो सेकंड पार्ट था हमारा नेचर, ऑल ऑफ अस हैव क्वालिटी ऑफ सत्व, है ना, क्वालिटीज ऑफ सत्व आपने एक सुना, सेकंड पॉइंटर था। फिर गिव्स अस पेशेंस, टॉलरेंस, ठीक है, एक हो गया। एस्टैब्लिश अस इन स्टेट ऑफ ट्रिंक्विलिटी, अटर ट्रिंक्विलिटी, कोई भी लिख सकते, दूसरा पॉइंट हो गया। बट अवर सात्विक नेचर हैज बीन पुश टू द बैकग्राउंड, अब ये सेकंड ही पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे पेशेंस एंड टॉलरेंस गिव सम मेंटल पीस एंड ट्रिंक्विलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, ये सब चीजें वहां पे आपको दी गई हैं। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पैराग्राफ उठाइए, 2-3 पैराग्राफ उठाइए और अपने आप को बोलिए कि मैं इनमें से नोट्स बनाऊंगा, समरी बनाऊंगा, और जो आप मिनिमम पॉइंट्स में काम कर पाओ। और मैंने आपको अनसीन सीन पैसेज में ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स समझाई हुई है, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको बस मैं जल्दी जल्दी ये बात बता रहा हूँ। आप वहां जाके अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंप्लीट तौर पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, प्रस्थान करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने एब्रीविएशन भी यूज किए हैं। और अब हम आ जाएंगे अपने अगले हिस्से में और हम करेंगे अब सेक्शन बी, राइटिंग का शुरू। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन को लेके मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हम जिस तरीके से राइटिंग सेक्शन पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कोई और पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है बेस्ट एग्जाम ट्रिक्स। पिछले भी जो सेशन हुए थे जिनमें हमने आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी, आपको पता है कि आपको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम क्या नाम दे के रखे हुए हैं, कॉमन लाइंस या टेम्पलेट्स जिनको बोलते हैं, आप जनरली भी पढ़ेंगे आगे। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो बेसिक चीजें जो हर जगह प्रयोग होती है, मतलब एक हर चीज की एक टेम्पलेट होती है कि इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके की लिखावट होनी चाहिए, ये शब्दों का प्रयोग। तो वैसे ही हम यहाँ पे कुछ करते हैं। ये क्या लिखा है, यू आर रुचिर पल्लवी, ईगो क्लब सेक्रेटरी ऑफ जीएसएस मॉडल, ड्राफ्ट ऑन नोटिस। ठीक है, ये नोटिस के लिए आपको दिया गया है, और ये आपका हाउस होल्ड, ये आपको बस बताया गया है कि एग्जाम में आपको जनरली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आपको ये अलग से भी करना पड़ेगा राइटिंग सेक्शन। आप यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स को बेसिकली यहाँ पे टैकल कर रहे हैं, जो जनरली आते हैं। पोस्टर बनाना जैसे वो होता है, वो भी काफी आसान चीज है, तो आप उसको भी समझेंगे। पर फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तैयार। ठीक है,
अब यहां पे सिंपली इन्फॉर्म नेम ऑफ स्कूल नोटिस हेडिंग, ये आपका रामबाण है। ये भाई साहब जो समझ गया उसको नोटिस में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये बेस्ट फॉर्म है। सिंपली आपको ये भरना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब अच्छा, यहां पे भी हु लग सकता है, जिनको भी आप इन्फॉर्म कर रहे हो नोटिस दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द टीचर्स भी हो सकता है, जिनको भी कर रहे हो दैट व्हाट जो भी चीज है विल बी हेल्ड व्हेन एंड वेयर हु आर रिक्वेस्टेड टू व्हाट टू डू। देखिए सिंपल यहां पे जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है इको क्लब सेक्रेटरी जेएस मॉडल मुराद ड्राफ्ट नोटिस रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम विल बी हेल्ड कब, व्हेन, एट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024, है ना, इन स्कूल, ठीक है। हु आर रिक्वेस्टेड, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड टू टेक पार्ट इन द प्लांटेशन ड्राइव, या कुछ भी जो भी चीज है, ठीक है। अब आपको पता हो कि ना हो, आपका नोटिस यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, डन हो चुका है, ठीक है। डेट लिखना है, नेम ऑफ स्कूल लिखना है और हेडिंग लिखनी है, जो भी आपको यहाँ पे हेडिंग दी गई होगी, क्या है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन प्रोग्राम, जो भी है आप लिख सकते हो, ठीक है। और अपना अंडर साइन क्या करना है आपको, पल्लवी या जो भी रुचिर, इको क्लब सेक्रेटरी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे नोटिस सॉल्व कर दिया है। आपको लग रहा होगा इतने जल्दी कैसे हो गया, आप जाके एक बार देखो राइटिंग सेक्शन में, इतना ही इजी था जितना इजी यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू आर अंकित अंकिता फॉर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी राइट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब, वो सेम चीजें आपको बताई गई हैं। देखो, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट इको क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन 25 Feb 26 9 AM इन द स्कूल कैंपस, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट एंड रजिस्टर देयर नेम। इतना लंबा चौड़ा भी लिख सकते हो, पर आवश्यकता है क्या, जो इंफॉर्मेशन यहां पे पढ़ाई जा रही है ये आपसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई साहब। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए है कि इस पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जस्ट सो वी क्लियर, है ना। ऐसा नहीं है कोई ये सोचे कि एक्स्ट्रा लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स, नहीं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप कुछ भी एड ऑन करते हो तो अच्छी बात है, पर ये सब चीजें, ये डब्लूज, ये सारे मेंशन होने ही चाहिए, ठीक है। अब सिंपली इनका रूल समझ लेते हैं, क्या है, बॉक्स रूल हमेशा याद रखना, बॉक्स नहीं बनाओगे मार्क्स कटेंगे। फॉर्मेट का केवल एक मार्क्स रहता है, याद रखना, फॉर्मेट का एक मार्क्स रहता है। कि बच्चे भुलावे में रहते हैं कि फॉर्मेट सही होगा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, पहले ये भी सही करना होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर लोग बॉक्स बनाना भूल जाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप इतना एरिया बना लें, ये इतना भी बना लेंगे, इसके नीचे लिखते रहेंगे, फिर याद आ ही जाएगा कि क्या बनाना था, बॉक्स बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स एज एन वर्ड लिमिट्स ऐसी भी है कि आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक वर्ड काउंट करके लिख रहे हो, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, नॉट शॉर्ट और स्वीट होता है भाई साहब। ज्यादा बड़ा लिखने से मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा चीजें करोगे और वहां पे मिस्टेक हो जाएंगी, जितना जरूरी हो उतना लिखो। कैपिटलाइजेशन का याद रखना, स्कूल का नाम और नोटिस वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ताकि वो अलग से दिखे, ठीक है। 5 W का बेहद ध्यान रखना, आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, हु और हुम की डिटेल जरूर दें, वो ऑलरेडी मैंने आपको वहां पे उतने पोर्शन में देके रखी है, आप उससे उसे याद रख सकते हैं। पैसिव टोन क्या है, आई की जगह स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, इसका प्रयोग करेंगे, आप नहीं करेंगे इन्फॉर्म, ये पर्सनल नोटिस नहीं है तो उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। डेट का फॉर्मेट हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखें भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल डेट में गलती मत करना, क्या लिखते हैं कई बार समझ नहीं आता लोग, ठीक है। अब चलते हैं कहा, अब भैया यूनिवर्सल फॉर्मेट भी यहाँ पे आ गया अपना, किसका, एडवर्टाइजमेंट का। अब हम क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में एक चीज का बेहद ही ध्यान रखेंगे कि बॉडी मेन डिटेल लाइक फीचर्स, कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स का हम बेहद ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे बॉडी मेन डिटेल्स क्या होते हैं, मतलब जैसे अपनी फीचर्स हो गए, कंडीशन हो गई, रिक्वायरमेंट्स हो गए, मतलब बेसिकली क्या कौन से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और एड्रेस भाई साहब बिल्कुल मत भूलेगा, इससे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि उसमें वैसे ही बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन होती है। एडवर्टाइजमेंट में ये भी भूल गए तो कुछ बचेगा नहीं खास लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या सेक्शन आता है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। सिंपल है, सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, ये आपको लिखा हुआ है। अब आप यहां से सिंपल ही आ जाइए, मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं करना है। ये चीज राइटिंग सेक्शन में मैं बोल रहा हूं, बेस्ट वीडियो है तो है, ये उसका भी एक छोटा स्वरूप हम आपके लिए लाएं, क्योंकि अगर एंड मोमेंट बचा है, बिल्कुल कुछ ही समय बाकी रहा है आपके पास, वैसे भी कुछ एक 2 दिन का समय है,
तो आपके लिए ये मैंने फाइनल लाया है। ये बस इतना सा आप जो ये सिस्टम है इसको अगर समझ लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको और कुछ पढ़ने की खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर बावजूद इसके अगर आपके पास समय हो तो मैं जरूर सलाह दूंगा कि राइटिंग सेक्शन का वो जो विस्तृत वाला अवतार है उसको जरूर देखें, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इससे काम चलाएंगे। फॉर सेल के लिए है तो फॉर इमीडिएट सेल, ये क्या है, लाइनर्स हैं। लाइनर्स, ये कौन से लाइनर्स हैं बताइए बच्चों, आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये हैं आपके कॉमन लाइंस, जिनके लिए सबसे सही शब्द जो प्रयोग होता है वो असल में है क्या, टेम्पलेट्स। क्या, टेम्पलेट्स बोलते हैं इनको। इनका प्रयोग करने से आपका काम हो जाता है बेहद आसान, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं आपको इनके साथ चलना है, इनके सहारे नहीं। ठीक है, आपको इन पे आश्रित नहीं रहना है। लेकिन इतना लिखने से जो आसान हो जाता है काम, देखिए डायरेक्ट लिखा फॉर इमीडिएट सेल। ठीक है, ये 4-5 लाइनों का समूह है जो मैं आपको ऑलरेडी देता हूं। टोटल लिखनी 10 लाइनें हैं, 5 तो मैं ही दे रहा हूं ना, तो बस 5 की मेहनत है और वो भी आपको इनसे समझ आ जाएंगी, एड ऑन ही है। फॉर इमीडिएट सेल डाला, यहाँ पे क्या वही लिखा हुआ है, देखते हैं। फॉर इमीडिएट सेल हाउस होल्ड आइटम अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखा होता फॉर इमीडिएट सेल तो भी चलता। ठीक है, हाउस होल्ड गुड्स इन गुड कंडीशन, प्राइस इज नेगोशिएबल, इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टेक्ट। ठीक है, हाउस होल्ड कार इन गुड कंडीशन, कार होती आपका सोफा होता, आपकी बाइक होती, प्राइस नेगोशिएबल, इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टेक्ट। ये चीज बदल सकती है, ये चीज आपकी बदल सकती है, लेकिन बाकी सब आपका आपके हाथ में रहेगा। आप उसको चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि सेल वाले में शुरुआत ऐसे कर सकते हो और बाकी इन 2-3 लाइनों का प्रयोग करके आपका काम हो जाएगा। सिचुएशन वेकेंट, ये नौकरी वाले में आप इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हो। लॉस्ट एंड फाउंड में ये सब चीजें प्रयोग होंगी। और टू लेट, जब किसी को रेंट पे दोगे तो आप इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हो। और बताओ कुछ अलग है क्या? बस सिंपली आपने पता है क्या ऐड किया है यहाँ पे, सामान का नाम तो लिख ही दोगे ना दोस्त, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, स्टडी टेबल, ये सब ऑल आइटम्स। फिर उसके बाद तुरंत क्या लिखना है, उसके बाद तुरंत लिखना है आइटम्स इन गुड कंडीशन, प्राइस इज नेगोशिएबल, इंटरेस्टेड बायर्स में कांटेक्ट। डायरेक्ट अपना कांटेक्ट नंबर डालना है, असली मत डाल देना, XXX करके डालना, नंबर नहीं डालना। ठीक है, नंबर नहीं डालना है। और क्या डालना है, यहाँ पे हमें डालना है अंकित शर्मा, मतलब जो भी आपको नाम दिया है कभी भी अपना नाम नहीं डालना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सिंपली इसका भी वही रूल है, बॉक्स नहीं भूलेंगे, नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में बंद करके रखेंगे। ठीक है, अब चलते हुए ये कहा अगले पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, पोस्टर मेकिंग है। सबसे सरल अगर आपका कोई टिकट हो सकता है एग्जाम में मार्क्स पाने का, वो है पोस्टर मेकिंग। अब कई लोग की तैयारी कई बार नहीं हो पाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी उतने ही मार्क्स तो देने वाला है। कुछ नहीं होता है इसमें, 2-3 प्रकार के फॉन्ट्स लिखने पड़ते हैं बड़े छोटे इस तरीके से, उसके बाद कुछ नारे लिखने पड़ते हैं और कुछ 2-3-4 चीजें और जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फॉर्मेट, ये बॉक्स बनाओ, ये सब जैसे हमने नोटिस में बॉक्स बनाना याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट, वैसे इसमें भी हमें बॉक्स बनाना ही बनाना है। अच्छा चलिए भैया, अगले हिस्से। कोई कठिनाई दिख रही है यहाँ पे? नहीं, आपने एक इंजेक्शन का फोटो बनाया, एक सिगरेट का फोटो बनाया, से नो टू ड्रग्स, 3-4 आपने लाइनें लिख दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिख रही है? नहीं। पर बावजूद इसके हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने भी छोटे में बहुत ही गलती की। हमेशा ध्यान रखना भाई साहब, क्वेश्चन इज किंग। आपका प्रश्न है वह राजा है, क्योंकि वही आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। उसने जो कुछ भी बोला हो वो तो प्रयोग होगा ही होगा, एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये चीजें भूलना बेहद आसान है। आप चित्रकारी कर रहे हो, आप पोस्टर बना रहे हो, अब वहां पे अगर आपको इशूअर दिया गया है, कैसे इशूअर दिया गया होगा कि अगर जैसे पुलिस का है तो पुलिस मतलब भोपाल पुलिस, इंदौर पुलिस, किस बारे में हो सकता है, वो ड्रग्स के बारे में हो सकता है, वो हेलमेट पहनो इसके बारे में हो सकता है, कोई मतलब इको क्लब हो सकता है जो प्लांटेशन ड्राइव, इन सब की बात कर रहा हूं। तो आपको इशूअर का नाम भी लिखना पड़ेगा नीचे ऊपर, जहां भी आपको समझे, क्योंकि पोस्टर है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपको लिखना जरूरी होता है कि नोटिस किसने बताना है। ठीक है, किसने बताया मतलब टॉपिक क्या है, ये फिर अलग चीजें, ये बीच की इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम, इवेंट, अवेयरनेस, उस हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हो। इन द स्ट्रेस ऑफ इंसिडेंट और टू स्प्रेड अवेयरनेस, अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर क्यों लिखा जा रहा है ये अलग चीज है। एक्शन क्या है, एक्शन क्या सबसे इंपॉर्टेंट, पर आपसे क्या चाहते हैं, आप अवॉइड करवाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, तो ये सब वर्ड्स का जो प्रयोग है इनके भी बच्चों मार्क्स होते हैं। आपको मैं राइटिंग सेक्शन का जब हमने अलग से बिल्कुल विस्तृत तौर पे किया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, होती है वो होती है जिसके 1 मार्क्स होते हैं टोटल,
वो होते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशंस में ग्रामर तो आती ही आती है, ग्रामर एक हिस्सा है ही, लेकिन एक्सप्रेशंस का अर्थ ये भी होता है कि जो एक जनरल मतलब चीज है, जो मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट में एक अलग तरीके की शब्दावली प्रयोग होती है, नोटिस में एक अलग तरीके की शब्दावली प्रयोग होती है, वैसे ही पोस्टर मेकिंग में एक अलग तरीके की शब्दावली का प्रयोग है। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस तरीके के शब्दों का, उस तरीके का मतलब कहना चाहिए फॉर्मेट बना के उन्हें दोगे। पोलाइट और फॉर्मल टोन रखनी है, हमेशा सिंपल फॉर्मल इंग्लिश यूज करो, कोई एंगर नहीं, कोई स्लैंग नहीं, ठीक है। अब चलते भैया अगले पार्ट पे। ये क्या आ गया है भैया हमारा, ये आ गया यहाँ पे लेटर आ गया, लेटर टू एडिटर आ गया है, और उसके साथ साथ हमारा इनफॉर्मल लेटर भी है। अब लेटर राइटिंग में बच्चे काफी परेशान होते हैं। बच्चों पहली बात तो परेशान नहीं हो, क्योंकि इसके भी 4 ही मार्क्स मिलते हैं। आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आपके नोटिस आता है, आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, पोस्टर मेकिंग आता है। अब ये तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन से भी बड़ा हिस्सा मानते हैं, लेकिन कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, 4 मार्क्स की ही बात है, और इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इसका पूरा मिलता है यहाँ पे कितना, 1 मार्क्स ही मिलता है फॉर्मेट का, याद रखिएगा। फॉर्मेट में क्या अंतर होता है, फॉर्मल में आप सेंडर से एड्रेस लिखते हो, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, सॉल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, नेम ऑफ द सेंडर, डेजिग्नेशन। अगर मुझे मौका मिले, अगर पर्सनली आता है, तो आई लाइक राइटिंग इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं है, सही में नहीं है। देखो ना, सेंडर से एड्रेस पर लिखना है, ठीक है, रिसीवर नहीं लिखना है, डेट, सॉल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेम ऑफ द सेंटर। और बॉडी में भाई साहब आप आसान भाषा लिख सकते हो, जबकि जब आप यहाँ लिखते हो तो आपको एक फॉर्मल टोन मेंटेन करनी ही करनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले हिस्से में। यू आर राज रिया रिसाइडिंग एट 14 वसंत कुंज इंदौर, राइट अ लेटर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ एमपीवी कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब जो फॉर्मेट है अगर आप सही ढंग से लिखेंगे। अब अच्छो एक बात के ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि आप फॉर्मेट तो मेंटेन करते ही करते हो, साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पूरे एक्सप्रेशंस हैं, जो लाइंस हैं, वो किस तरीके से हम मेंटेन करें, ताकि हम मतलब फ्लो ना टूटे। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे तैसे ये लिख लिया कि सर शुरू कैसे करें, शुरू कैसे करें, तो ये ऐसे शुरू करें। एग्जाम टिक्स हैं, ओपनिंग लाइंस मैं हमेशा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इनको रट लो। कॉमन लाइंस हैं, इन्हें क्या और बोलते हैं, फिर से बताइए दोस्तों। इन्हें हम बोलते हैं क्या, इन्हें हम बोलते हैं साथ ही साथ टेम्पलेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ये बहुत आवश्यक है टेम्पलेट्स, क्योंकि आप इनके प्रयोग से कोई भी चीज लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या ही लिखा है देखते हैं। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई विश टू ड्रॉ योर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। मिल गया। अगर आपको वो नहीं भी पता होता तो भी आप लिख लेते, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला हिस्सा क्या लिखा है, नियर एरिया विशन गुड द इरेगुलर पावर सप्लाई कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस। अब देखो ये क्या है, एक जेनरिक प्रॉब्लम है। जैसे आपको होता सीवर लाइन का प्रॉब्लम होता, तो आप कैसे लिखते हैं, आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द फ्रीक्वेंट टू द ब्रोकन सीवर लाइन इन आर कॉलोनी वसंत कुंज इंदौर, ठीक है। जनरली होता दिस ब्रोकन सीवर लाइन is making the place dirty and we people here are very much in इरिटेशन और प्रॉब्लम, मतलब कैसे हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसे सब चीजें आप इसमें डाल सकते हो। तो ये क्या है, ये जेनरिक लाइन्स है जो आप यूज कर सकते हो मतलब जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी, लेकिन उसके अलावा आप कहीं फंसोगे नहीं, क्योंकि इसकी गारंटी देते हैं ये लाइंस, है ना। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द ब्रोकन सीवर लाइन, है ना, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर एरिया, ठीक है। अगला क्या होता है, दिस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस एंड डिफिकल्टी। वहां पे लिखा नहीं है, वहां पे लिखा नहीं है, वहां पे क्या लिखा है, वहां पे ये लिखा है, the irregular power supply causes great inconvenience to the residents, especially students and small business owner, ठीक है। अगर आप वो नहीं लिख के ये भी लिख देते, this has caused a lot of inconvenience and difficulties to the people of the area, ठीक है, तो भी काम बन जाता। इतनी लाइन लिखी, बस लास्ट में क्या डाला, to the people of the area, I request you to take necessary action at the earliest, I kindly request you to look into the matter। सारी चीजें गिवन है यार दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस ये एक बार समझ लिया आपने, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। अब वैसे ही इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपको एग्जाम टिक्स है, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट रखना, बहुत गलती करते हैं। लेटर का हर हिस्सा, सेंटर से हर चीज लेफ्ट साइड होती है। कई लोगों को मैंने देखा, आपको लग रहा होगा सर ये क्या नई चीज बता रहे हो, लिखते हैं भाई साहब लोग, बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, राइट साइड में लिख देते हैं। सब्जेक्ट लाइन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना ना भूलें, टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर्मल टोन का हमेशा प्रयोग करें, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, फॉर्मेट का भी मिलता है, अलग मार्क्स होते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल सही लिखें, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया कहाँ, अब आ जाते हैं हम हमारे
इनफॉर्मल लेटर पे, जो मेरा फेवरेट है पर्सनली, क्योंकि इसमें भी आपको मैं देने वाला हूँ ऐसी एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक जिनसे आपका पूरा फायदा हो जाएगा। चलिए चलते हैं सोर। अब यहाँ पे क्या कुछ अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है, अब भी बताता हूँ, कुछ अलग नहीं हो रहा है। ओपनिंग लाइंस आपको मिल गई, आई होप यू आर फाइन इन गुड हेल्थ। पहले जब आप बच्चे थे तो आपने देखा होगा मम्मी लोग जब राखी के लिए कहा वो लिखते थे लेटर वगैरह, तो उसमें क्या लिखते? हम यहाँ पे कुशल मंगल है, आशा है आप भी वहां पे कुशल मंगल होंगे, ऐसे ही लिखते थे ना। तो वही तरीका आज भी अपनाया जाता है। इफ यू आर फाइन इन गुड हेल्थ, आई एम फाइन ईयर, होप द सेम फॉर यू, है ना। आई एम राइटिंग टू दिस लेटर टू टेल यू अबाउट, शेयर माई हैप्पीनेस, लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट और एडवाइज यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या हुआ है? आप धर्मेंद्र को एडवाइस करने के लिए ही तो लिख रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे जनरली आपको वही चीज प्रयोग करते हुए एडवाइस कर रहे हो आप, तो सीधा एडवाइज यू टू स्टडी इंग्लिश मैथ्स, डायरेक्ट ये लाइन भी लिख दोगे तो भी आपका आधा काम हो जाएगा। आई एम एडवाइज यू टू फोकस सीरियसली ऑन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एज दीज आर सब्जेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस इन द एग्जाम, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, बहुत ही जेनरिक लाइन्स हैं, इनका प्रयोग करोगे तो पक्का बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे पर्पस इंट्रो हमने लिख दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए आप ये लिख सकते हो, सलाह सुझाव के लिए आप ये सब लाइन्स प्रयोग कर सकते हो, जैसे हमारे इस सलाह सुझाव वाला ही है, दिस विल श्योरली हेल्प यू इन द फ्यूचर, यू शुड ट्राई टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। ये सब चीजें आप प्रयोग करोगे तो बढ़िया आपको मार्क्स मिल जाएंगे इनफॉर्मल लेटर में। अब आ गए भैया एक और इंपॉर्टेंट हिस्से में, लॉन्ग कॉम्पोजिशन। यहाँ तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सब अच्छा होगा, क्योंकि इसके लिए भी आकाश सर के पास है एक कमाल का सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, दो तीन चीजें हैं। आर्टिकल आता है ना। आर्टिकल और जो ये क्या कहते हैं पैराग्राफ है, इन्हें मैं सेम सेक्शन में ही रखता हूं, है ना। इसमें आर्टिकल ही बोला गया है, और जो हमारा कहना चाहिए पैराग्राफ राइटिंग होता है, बेसिकली उनमें सेम तरीके से रखता हूँ, क्योंकि लगभग सेम ही है। बस आर्टिकल में बाय लाइन अगर नाम दिया होता तो हम बाय लाइन लिखते हैं ना, मतलब किसके द्वारा लिखे थे ये सब चीजें। तो रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, और रिपोर्ट होती है वो पूरी पास्ट टेंस में होती है, और कई बार रिपोर्ट के लिए मैं जनरली इसलिए भी ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि जैसे अब मैं पूछा गया ब्लड डोनेशन कैंप, तो उसका आपको पूरा माहौल लिखना पड़ेगा, सब चीजें। एक बार 12th में पूछा गया था वोटिंग बूथ के बारे में, तो कई लोगों ने जिनने वोट नहीं दी उन्हें कैसे पता वो सब चीजें। तो रिपोर्ट में कई बार इंसान फंस जाता है अगर वो बहुत टेक्निकल हो जाए, तो ऐसे तौर पे मुझे आर्टिकल और पैराग्राफ ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैराग्राफ ही कर रहे हैं। तो उससे पैराग्राफ से अब आपको ग्लोबल वार्मिंग में पैराग्राफ दिया गया, ठीक है। कुछ गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है, आपको सिंपली वीडियो पे जाना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इसमें विस्तार से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक 2 मिनट की आपको देने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा, खाली पैराग्राफ के लिए एक बार आपको वीडियो खोलना ही है, राइटिंग सेक्शन आपको समझना ही समझना है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने एक बार वो चीज समझ ली तो आप हमेशा सबसे पहले राइटिंग सेक्शन पे ही जाओगे। ग्लोबल वार्मिंग या किसी भी चीज पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 पैराग्राफ ओनली, एक ही पैराग्राफ लिखना था। आर्टिकल की तरह इसे पैराग्राफ में ना बनाते, शुरू से अंत तक एक ही ब्लॉक में लिखें। पैराग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। वर्ड लिमिट इससे 60 से 100 वर्ड के बीच में ही रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल इंग्लिश, ग्रामेटिकल एरर्स बचते हैं अगर आप सिंपल इंग्लिश में लिखोगे। और हेडिंग जब तक क्वेश्चन में ना पूछा जाए, हेडिंग डालने की कोई खास आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में ये सब चीजें मेंशन है। फॉर्मेट है ये, बेसिकली फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, हमें फॉर्मेट गलत नहीं करना है। ठीक है, टाइटल हो गया, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, आपका कंक्लूजन, ये सब चीजों पे आपको बेहद ही ध्यान देना है। बायलाइन आपको मिलेगा, मन से कुछ मत डालना। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अच्छा, अभी सर बोल रहे थे मन से कुछ मत डालना, मन से वो इन्फॉर्मेशन मत डालना जो गिवन हो। उसके बाद अगर आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, टॉपिकल तौर पे पूछा जाता है कि आपको मेंशन है कि आपको डेट मेंशन करनी है, व्हीकल मेंशन करने है, कोई स्पेशल चीज है उसके बारे में मेंशन करना है, चीफ गेस्ट मेंशन करना है, तो आप अपने मन से उसमें जरूर डाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले हिस्से पे। रिसेंटली स्कूल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप, स्कूल कैप्टन डाला हुआ है, अवर स्कूल ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 10 फरवरी। जब जनरली स्कूल का रहता है तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मतलब अलग से नहीं लिखनी पड़ती है, फॉर्मेट जनरली ऐसे फॉलो हो जाता है, क्योंकि ये स्कूल मैगजीन्स के लिए देते हैं ज्यादातर। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बात की जरूर सलाह दूंगा, प्लीज राइटिंग सेक्शन एक बार जाके देखें। आपको फिर वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है,
अब इसमें हेडिंग और इंट्रो है। शुरुआत कैसे, हेडिंग टॉपिक के हिसाब से एक क्लियर हेडिंग लिखें, क्लियर हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग लाइन जनरली ये होती है, दिस रिपोर्ट इज अबाउट, किस किस इवेंट, ये इवेंट हुआ, इस डेट में हुआ, इस प्लेस पे हुआ। अब बोल रहे होंगे सर आपने क्या दिया, ये वही एग्जाम ट्रिक्स और टेम्पलेट्स कॉमन लाइन जो हमारी जगह दे रहे हैं। इंसिडेंट, अब ये एक्सीडेंट के लिए, जब आपके लिए कोई ऑफिशियल टाइप का आ जाता है, ये तो आपके स्कूल इवेंट्स के लिए भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ एक्सीडेंटल ऐसे होते हैं ना जो एक्चुअल न्यूज रिपोर्ट्स होते हैं, अगर उस तरीके से आता है तो आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। मेन बॉडी कैसी होती है, द प्रोग्राम बिगिन विथ एक्टिविटी, मैनी स्टूडेंट्स, चीफ गेस्ट, और ये सब चीजें जब आप किसी एक्टिविटी या इवेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो आपके लिए ये वाली लाइंस प्रयोग में हो जाएंगी, ठीक है। फिर रिजल्ट लिखते हैं, द प्रोग्राम वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, क्लोजिंग द प्रोग्राम एंड। अब जनरली क्या रहता है, स्कूल में आपको इसी तरीके के आते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आपको एक्चुअल रिपोर्ट्स आ जाते हैं, जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स रहते हैं, कुछ इस प्रकार के रिपोर्ट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये राइटिंग सेक्शन में पहले से पढ़ाया गया, बस एक नजर देना है और आपका काम आसानी से वहां पे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या एग्जाम टिप्स होती हैं भैया, पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में क्यों होता है, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होगी ना, कोई चीज आप रिपोर्ट कर रहे हो मतलब वो चीज पहले से हो चुकी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करना है। फॉर्मल टोन होती है, भाषा बहुत फॉर्मल रखनी है, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, क्योंकि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो वो एज इट इज फैक्चुअल होती है। वर्ड लिमिट 100 से 150 वर्ड के बीच में, या फिर इन पे कम ही रखते हैं जिस हिसाब से आपका अगर स्कूल का है तो वैसे। और फिर आपको जिस तरीके से पूछा जाए कि ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, तो फिर उस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया हमारे आर्टिकल राइटिंग पे। सबसे बढ़िया रहता है टाइटल लिखो, बायलाइन लिखो, इंट्रोडक्शन, सेम चीज जैसी पैराग्राफ में की थी वही करनी है। अब बेसिकली तीन पार्ट्स में बांट सकते हो किसको, आप कोई भी आपको टॉपिक दिया जाए उसको तीन पार्ट्स में बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो, क्योंकि एक पार्ट आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है, फिर बीच में आपका रहता है उसके बारे में कोई चीज, इफेक्ट, फिर लास्ट में आप उसे कंक्लूड करते हो, तो वैसे आप उसे बांट सकते हो। तो प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स और जो भी उसके बारे में चीजें इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बाद कंक्लूजन में आप रिजल्ट या सजेशन अपने देते हो। सिंपली टाइटल, इसमें सिर्फ एक चीज अलग है, वो है आपका बायलाइन, वो आपको डालना जरूरी होता है, क्योंकि वही डिफरेंस लाती है पैराग्राफ में और आर्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ही हुआ निधि ऑफ क्लास 11, तो अपने पास एक बायलाइन हो गई कि किसके लिए देना है, निधि आप क्लास 11 की ये लिख रही है, वेज टू प्रमोट रीडिंग, ठीक है। अब कैसे है, वेज टू प्रमोट रीडिंग, ये अपना क्या होगा, यहाँ पे हो गया ये बायलाइन हो गया, किसने दिया है, ठीक है, बायलाइन हो गया। इसके बाद कुछ अलग लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे सिंपली आपने जो सारी अच्छी चीजें थी, हैबिट्स या इंट्रोडक्शन है, फिर आपका मिडिल ग्राउंड है, और फिर आपका यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि इसको समझने के लिए बेहद ही जरूरी है कि एक बार जाके जरूर कहाँ जाना है, मैं फिर से बता देता हूँ। आप सिंपली जाना है यार, आप जाना है यूट्यूब पे, राइट में लिखते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे जाएंगे आप, वहां पे आपको जाना है, कहाँ पे, वहां पे आपको जाना है अरिविहान पे। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना हो, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो आप जाके सीधा वहां क्या करना, 12th आप जाना लाइव सेक्शन पे, और वहां पे 12th का राइटिंग सेक्शन देख लेना, ठीक है, राइटिंग सेक्शन देख लेना। और 11th के लिए भी हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, जो आपके तरीके से हमने बदला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और आपका जो डाउट है ना भाई साहब, किसको लेके, आपके आर्टिकल और पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे तरीके से शॉर्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्या है, वादा है, ठीक है। तो एक बार इतनी जहमत जरूर उठाएंगे हम लोग, कहाँ हम जाएंगे और हम वो वीडियोस जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और अब आ गया भाई साहब हमारा सबसे फेवरेट कौन सा, अब आ गया हमारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है। सो सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सारा ग्रामर ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, मैंने बोला था कि अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करेंगे, बस यहाँ पे वो समझने की हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। मेरे पास, मुझे पता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या तो आपके पास उतना समय है कि आप जाके ग्रामर का वो छोटा सा हिस्सा है यार, ग्रामर आप शांति से बैठो, आपको ज्यादा लग रहा है, मैं तो इनफैक्ट ये भी आपको सलाह देता हूँ, कई बार कई लोगों को क्या लगता है कि वो सरलतम हिस्सा समझ नहीं आते, तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 12th वाला राइटिंग सेक्शन भी देख लो लाइव पे, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। पर अभी फिलहाल हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपका मन करे कि यार ये चीज सर ने पढ़ाई थी, यहाँ पे तो समझ आ रही है, इसके और पीछे की क्या थ्योरी होगी।
तो वहां जाके आप जरूर पढ़ोगे। अब ही गेव मी डैश डैश 1 रुपी नोट, ठीक है, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, बताइए। अब भाई साहब बहुत आसान है ये सोचना कि यहाँ पे क्या आएगा। चलिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं हम। 1 रुपी नोट। अब बताइए क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ए एन आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा। अब जो भी मेरे बच्चे बोल रहे हैं ए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ए क्यों आएगा अब ये समझ लेते हैं। दो तीन चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले आपका जो मैटर करता है वो मैटर करता है क्या, साउंड। ये पूरा खेल किस चीज का है, ये पूरा खेल है आपके साउंड का। अब साउंड का क्या चीज होती है, अब ए ई आई ओ यू बस वाल आगे आने से अगर एन लगा देते तो ऑनेस्ट में नहीं लगता है ना। वो सब ऑनेस्ट का तो आपको पता है, एन ऑनेस्ट होता है, लेकिन उसके पीछे क्या थ्योरी है वो आपको पता है, जिससे मैं हमेशा समझाता हूं। अगर यहाँ पे लिखा होता है यूनियन, तो क्या लगता, एन लगता, ए लगता, ए लगता। मेरे जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें पता है क्यों लगता, क्योंकि भाई साहब आपका का से ज्ञा तक जो साउंड है वो कौन सा साउंड है, वो आपका साउंड है कॉन्सोनेंट का। और सबसे इजीएस्ट ट्रिक है, दा समझने के लिए बिल्कुल अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि दा इन सब चीजों से परे आता है, तो वो आपको स्वयं से जाके समझना पड़ेगा। जब चीजें डिफाइन हो जाती हैं तो दा आता है, जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री होती है तो दा आता है, कोई चीज यूनिक होती है तो दा आता है। पता लगाइए क्या होता है वहां जाके पढ़ के, ठीक है। कहा से क्या क्यों, अब जैसे यूनियन है, अगर इसे मैं हिंदी में लिखूं तो ये कैसे लिखेगा, ये लिखा जाएगा ऐसे, इसीलिए यहाँ पे ये आया है। और वन को अगर मैं लिखूंगा तो साउंड आता है वा का, तो ये हो गया ए, ठीक है। सिंपल एक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, द चेयर इज डैश डैश बाय हर। अब भाई साहब जैसे ही आपका बाय आया, वाई आया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। जनरली देखा जाए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब जगह बदलते हैं, इस वक्त तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है ना, पर इसे सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, तो ये वाला सिस्टम कहाँ देखते हैं हम, पैसिव वॉइस में ही देखते हैं। और जब पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे आएगा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कौन सा आएगा, ये हो गया V1, ये V2 और ये हमारा V3 पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर है क्या, यहाँ पे हमारा आंसर है ब्रोकन। ये समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, हमारा पैसिव वॉइस का महा एपिसोड देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या समझाता है, हैव यू डैश डैश कंप्लेन अगेंस्ट मी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सम तो यार भाई साहब कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में प्रयोग होता है, सही बात है ना। सम कैसे प्रयोग होता है, सम प्रयोग होता है हमारा पॉजिटिव सेंस में, है ना। मैनी भी, अब मैनी कई बार पॉजिटिव सेंस में नहीं भी हो सकता है ना, मैनी यानी होता है, नहीं होता है। अच्छा, पर अगर ये नहीं भी पता तो क्या हमें ये पता है कि एनी जो होता है वो अक्सर किस तरीके से प्रयोग होता है आपका, या तो क्वेश्चंस में होता है या कि होता है प्रयोग नेगेटिव तरीके से। और क्वेश्चन भी जब होते हैं तो उन्हें सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ही समझा जाता है ना क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन है, तो सबसे हमारा अच्छा ऑप्शन क्या होगा, वो होगा हमारा एनी। क्या होगा हमारा, एनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम डायरेक्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे एनी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले हिस्से पे। वो आ जाते हैं फोर्थ पे, आ जाते हैं फोर्थ में क्या पूछा गया है, प्लेस द पेन टू द टेबल एट द टेबल। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तो आपको पता ही अपॉन आएगा। अपॉन क्यों आएगा, क्योंकि ऑन तो लिखा नहीं है ना, तो नेक्स्ट गुड ऑप्शन क्या है हमारा, अपॉन ही बचता है। एट और टू तो नहीं आएंगे। अपॉन मैंने आपको वैसे ही बता चुका है, फॉर्मल सेंस में ऑन को अपॉन ही बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, ट्रैफिक रूल्स डैश डैश वी फॉलोड। आप बताइए शुड कब आता है, सर शुड तब आता है जब क्या हो, शुड तब आता है, शुड कब आता है बताइए, शुड आता है सर तब जब हम दे रहे हो एडवाइस। क्या शुड आता है जब हो बात किस चीज की, जब हो बात एडवाइस की, है ना। और कैन कब आता है, कैन कब आता है, कैन तब आता है जब हो बात प्रेजेंट एबिलिटी की, ठीक है।
किस चीज की बात हो? प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो। तो क्या बचा? बचा भाई साहब आपके लिए मस्ट, क्योंकि मस्ट तब आता है जब भाई साहब कोई अनिवार्यता हो। क्या हो? अनिवार्यता। और आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। क्यों? ये क्या है? यह है एक अनिवार्यता, मस्ट है। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे मस्ट का। ठीक है, आपको बता दिया। अब आ गया हमारा सिक्स्थ में क्या पूछा गया है? द ट्रेन वॉज लेट डैश डैश डैश, द वेदर वॉज फॉगी। तो यहां पे क्या आंसर आएगा? सो द वेदर वॉज फॉगी आएगा क्या? सिंपल ही बताओ। ट्रेन लेट थी तो वेदर फॉगी हो गया? नहीं। ट्रेन लेट थी लेकिन वेदर फॉगी हो गया? नहीं। ये बताने के लिए अगर आपको मुझे मतलब कहना चाहिए, अगर ये बताना पड़े यहाँ पे ये क्यों आया, तो फिर बहुत पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी हमें अभी। पर बिल्कुल भी कठिन नहीं थे, जैसा कि आपने देखा। और जिन बच्चों ने मेरे साथ भाई साहब ग्रामर का पोर्शन पढ़ा रखा है, उन्हें पता है कि यहाँ पे ये सब क्या हुआ, और आपके लिए ये समय बेहद सरल लगना चाहिए। अब चलते हैं भैया अगले हिस्से में। अब क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। अब इनको कैसे करेंगे? ही डिड द जॉब वेरी वेल चेंज इनटू नेगेटिव। सिंपली क्या करना है? नेगेटिव में बदलना है। तो अब समझ लेते हैं, ही डिड द जॉब वेरी वेल। ठीक है, सिंपली नेगेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे? सिंपली अपन यहाँ पे जाएंगे और हमें क्या पता चलेगा कि जो डिड है वह ऑलरेडी बताता है कि यह चीज किस चीज में है। यह है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो सीधी बात है, पास्ट टेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट तो वैसे ही आ जाएगा। ही डिड नॉट ही लिखते हैं। ठीक है, ही डिड नॉट ही लिखते हैं, ही डिड नॉट। अब क्या आएगा? ही डिड नॉट डिड द जॉब वेरी वेल। नहीं, जब डिड नॉट लिखा हुआ है तो सिंपली क्या आएगा? नेक्स्ट हमारी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही डिड नॉट डू द जॉब वेरी वेल। ये हम ऑलरेडी शायद कर भी चुके हैं, मुझे यकीन है। तो हमारे काफी सारे बच्चों का ये जवाब ऑलरेडी ये सही आया ही होगा। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है अपना? वही मैंने बताया ना यहाँ पे कि इफ जगह ले लेगा, अब अनलेस की लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अनलेस की जगह लेना है। अब अनलेस का जो मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। तो ऑलरेडी अपन को बस कुछ नहीं करना है, बस यही मीनिंग आ जाएगा। देखना 2 सेकंड में, जिन्होंने भी मेरे साथ अनलेस और इफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ा हुआ है उन पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा उन्हें कि इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इफ आ गया हमारा, कैसे आ गया देखो, इफ दे डू नॉट वर्क properly they will be punished। ठीक है, काम हो गया कि नहीं हो गया? काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। सिंपली आपको बताया चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको सही आंसर समझ नहीं आता है, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये उतना कठिन नहीं है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हमने कई बार हमारी ग्रामर में पढ़ चुका है। तो वहां पे कैसे होता है? अब मेटल और लीड में से पहले क्या आएगा? पहले जाहिर सी बात है कि मेटल बाद में आएगा, लीड पहले आएगा। और कहीं पे अगर कुछ कंफ्यूजन आ भी जाता है तो एक दो संबंध तो बिठा के बैठो। अब ये तो समझना आसान है ना कि देन, अदर और एनी ये कहीं बीच में ही आएंगे। अब इनमें से कोई आगे पीछे लगाना है तो पहले हम क्या लेंगे? अब मेटल और लीड में से पहले क्या आएगा? मेटल इज हैवियर देन एन, क्योंकि लीड तो खुद एक मेटल है। तो इसके लिए सही आंसर कैसा होगा? पहले हम चुन लेते हैं लीड। लीड इज, ठीक है, लीड इज, अपने एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। अब हैवियर, ठीक है, हैवियर देन एनी अदर मेटल। ठीक है, एक बार लगा के देखो सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लीड इज हैवियर, क्योंकि ये बीच में ही लगने थे। एनी के बाद देन नहीं लगेगा, देन के बाद ही एनी अदर लगेगा, है ना? क्योंकि ये सीधी चीज किसी और से कंपैरिजन बताती है। देन क्या कंपैरिजन के लिए प्रयोग होता है, तो ये देन एनी अदर मेटल वैसे ही प्रयोग होगा। तो लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले हिस्से में। अब जिन्होंने हमारे साथ वॉइस किया उन्हें पता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अब सिंपली दिखेगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा एक्स है, नहीं,
ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो भी यूज की जाती है, लेकिन मेन हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। वर्ब किस पे काम करती है? ऑब्जेक्ट पे काम करती है। तो वो क्या काट रहा है भाई? पेड़ काट रहा है। सो ही कट ट्रीज, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रीज। फिर आगे क्या आएगा बताइए? आगे बताइए। ट्रीज, अब ट्रीज है तो अब यहाँ पे सिंपली क्या आएगा? वर आएगा, वॉस तो आएगा नहीं, है ना? क्या आएगा? ट्रीज वर कट बाय हिम, इतना आपका आंसर हो गया। ट्रीज वर कट बाय हिम, इतना आपका पैसेज हो गया। और अब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसकी तस आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? विथ एन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपने पैसिव वॉइस भी, यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पैसिव वॉइस के भी तक आपको 2 क्वेश्चन आए गए हैं, पुराने में भी आए थे जो आपका फिल इन द ब्लैंक था। तो आपको एक बार पैसिव वॉइस के, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, तो आपको उनकी तैयारी बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। अब आगे भैया अगले हिस्से में, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, ही ऑलवेज वियर्स वाइट क्लोथ। रिलेटिव क्लोज वाले तो जहां भी आए बिल्कुल तुरंत कर देना है, कुछ अंतर नहीं आता। माय ब्रदर हु वेयर्स वाइट क्लोथ इज ए डॉक्टर, है ना? कैसे लिखेंगे? माय ब्रदर, माय ब्रदर, फिर क्या आएगा बताइए? क्या मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम मिस कर रहे हैं कॉमा। माय ब्रदर, फिर क्या लिखा हुआ है? अच्छा सॉरी, माय ब्रदर हु इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर हु इज ए डॉक्टर। मैंने बोला था एक डिस्टिंक्टिव चीज होनी चाहिए जो उसके बारे में अलग से कुछ बताए। ये अगर आपने पुराना वीडियो देखा तो आपको साफ समझ में आएगी कि ये चीज इंटरचेंज हो सकती है, ये चीज पहले आ सकती है, ये चीज बाद में आ सकती है, ये चीज पहले आ सकती है, पहला सेंटेंस का हिस्सा बाद में आ सकता है या पहले भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपको समझ में ये चीज आ रही होगी। माय ब्रदर हु इज अ डॉक्टर ऑलवेज wears white clothes, सही है। अब भैया आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, एज सून एज, जिसे हमें बदलना है नो सूनर देन के प्रयोग से। ये वैसे भी आता है जहां पे नो सूनर देन लिखा रहता है और आपको एज सून एज में चेंज करना होता है। इसका आंसर आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले भाई साहब आप एज सून एज को खत्म करते हो और डायरेक्ट क्या लिखते हो? नो सूनर लिखते हो। नो सूनर, सिंपल गणित है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है सीधा साधा, उसको ही फॉर्मूला करना, उसको ही फॉलो करना है हमें। नो सूनर, अब क्या आएगा? अब आएगा हमारा इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल क्या है? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, है ना? डज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? सुनील गेट्स, तो ये जाएगा डज आ जाएगा। डज सुनील गेट सैलरी, है ना? यहां तक सेम सेंटेंस ही है। इन्वर्जन रूल प्रयोग हो गया, नो सूनर कर लिया हमने प्रयोग। सुनील गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, सही है, समझ में आ गया, बढ़िया है, हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया है पूरी तरीके से सॉल्व। अब क्या करना है? अब भैया कुछ नहीं करना है। अब आ गया आपका सेक्शन डी, लिटरेचर, सबसे बेस्ट सेक्शन, क्योंकि अभी तक तो आपने की थी बहुत सारी मेहनत, क्योंकि यहाँ पे पूरा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा यूट्यूब करना पड़ेगा दोस्तों। वो भी कहाँ पे? वो भी हमें जाना पड़ेगा सीधे अरिविहान पे, क्योंकि एक बार अगर हमने वो समझ लिया तो हम हमेशा हमेशा के लिए किससे फ्री हो जाएंगे? ग्रामर के डर से हम एकदम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं भैया हमारे लिटरेचर सेक्शन पे। लिटरेचर सेक्शन में सबसे आसान चीज ये है कि सबसे पहले आपको क्या आता है? सबसे पहले आपको आता है टेक्स्ट बुक सेक्शन में से आपके फ्री के मार्क्स जो आते हैं वो होते हैं सीन पैसेजेस। तो इन पे तो ज्यादा समय जाया हमें करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसमें भी ये होता है तीनों विस्तार तक आते हैं, तो आपका काम ये बड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखिए कितना आसान है इसको यहीं के यहीं सॉल्व करना। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, बताइए नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो हम सबको पता है भाई साहब कौन है? निक मिडल्टन है। क्यों है? क्योंकि गिनती के तो राइटर्स हैं, खुशवंत सिंह ने जैसे हमारा लिखा है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो कुछ ऐसा कठिन नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ पर डे राइटर्स के नाम याद कर लो, फ्री का 1 मार्क्स मिलता है।
कुछ नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं के यही मिलेंगे। सीन अनसीन पैसेज में ऑलरेडी आपको एक चीज हमने करवा के रखी हुई है। आपको एक पेज पे जब ये चीज दिखेगी तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो बहुत मायने रखता है। रैंडम क्वेश्चंस उठा लो यार। बाय वर्टिबिटन मस्ट बी पॉपुलर इन चाइनीज इंपीरियल कोर्ट, सेम वही चीज अपनानी है जो हम वहां पे अपनाते थे। ये ले लो, क्या ले लिया हमने, एक ले लिया यूनिक वर्ड्स का गुच्छा ले लिया, कीवर्ड्स का। आप देखते हैं चाइनीज कहाँ लिखा हुआ है, चाइना इंपीरियल कोर्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। हंटिंग डॉग्स लिखा है क्या, ये मिल गया एक सेकंड में आंसर, ठीक है। अब विच कलर्स आर टिबेटन मस्टिफ, ठीक है, देखते हैं कलर कहाँ लिखा है, ह्यूज ब्लैक डॉग, ब्लैक। अब क्या लिखा है, ब्लैक है क्या कहीं पर, डार्क ब्लैक, ये आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से भाई साहब सॉल्व करना है, देखना है, आंसर्स आपको सारे वहीं के वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, वो क्या कार्डबोर्ड पे क्या था, पेंट, फोटोग्राफ थी, है ना, फोटोग्राफ थी। फिर इसी तरीके से इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब सिंपल ये है, यहाँ पूछा गया हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो भाई साहब कौन था, पोएटिस ही नहीं थी ना, क्योंकि बाकी सब लोग तो थे, अंकल भी थे, मदर भी थे और कजन भी थे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फ्री के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एज वन डे आई नोटिस वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट माइट स्टिल बी दैट एड्रेस, तो ये किसका पूछा गया आपको, द एड्रेस का आपको कहानी है। तो कुछ भी नहीं लगना है, सिंपल है। जो चीज आपने अनसीन पैसेज में टेक्निक्स अपनाई थी यहाँ पे, तो वो और सरल हो जाती है, क्योंकि ये कहानियां तो आप रोज पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आपके आते हैं जनरली क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स में बच्चों एक बात का बेहद ही ध्यान रखना, 5 करने रहते हैं, 6 आते हैं, 5 करने रहते हैं, 6 आते हैं। तो इसके बाद ये है कि आप कहीं ना कहीं अगर एक चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं भी कर पाते हो तो भी आपका काम बन जाता है, लेकिन बावजूद इसको हमको मेहनत बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट बिटवीन द रिलेशनशिप और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। सिंपली ये क्वेश्चन आपको 2-3 से बार हमने करवा चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आपको आगे आंसर्स भी देंगे। किंग टट्स की बॉडी सब्जेक्ट रिपीटेड स्क्रूटनी, इसके बारे में। हु वर द अदर 2 क्रू मेंबर्स हु जॉइंड, बताओ, सिर्फ आपको नाम बताने हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देना भाइयों, वरना मुझे इस क्वेश्चन पे आने लगी। सिर्फ आपको नाम बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये भी 4, बस आपको 2-3 नाम लिखने हैं। हु वाज नोरबू एंड वेयर वाज खान साहिब गोइंग, व्हाट डिड ही इंटेंड टू रीच देयर, ठीक है। आपको क्या, ये सिंपली हम करवा चुके हैं, टॉप 100 आईएमपीज में हमें इस क्वेश्चन कर चुके हैं। किंग टट्स बॉडी को बार बार क्यों स्क्रूटिनाइज किया जा रहा था, ये सब कहानी भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो वर द ऑथर 2 क्रू मेंबर्स, सिर्फ 2 नाम लिखने से, हव सिगलर और लैरी विगिल लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो क्या बुराई है, ठीक है। अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, द लिंक ग्रीन मूवमेंट रोल बाय नानी पालकी वाला, दी सिस्टम। अब इसमें क्या थे, वो 4 ही थे ना, जो थे ना आपकी फिशरीज, ये आपका मछली पालन आ गया, ये आपके जंगल आ गए, ये आपके ग्रासलैंड्स आ गए, मैदानी भाग हो गए, और ये आपके जहां पे आप खेती बाड़ी के लिए जो आपकी लैंड रहती है। ये सिंपली 2-3-4 क्वेश्चन, बहुत सिंपल, इतना ही सरल लिखना है और आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम 100 आईएमपीज में आपके साथ कवर कर चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 100 आईएमपीज तो करके यहाँ पे आए होंगे। वेयर वाज खान साहब गोइंग, हाउ डिड ही इंटेंड टू रीच देयर, इन द एडवेंचर बाय जनरल खान साहब वाज गोइंग टू पुणे। कहाँ जा रहे थे, पुणे जा रहे थे, और कैसे जा रहे थे, जीजामाता एक्सप्रेस ट्रेन से वहां पे जा रहे थे, ठीक है। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर किया, पोएम की भी अब 4 ही कहानियां, 11 नंबर टॉप का आपका पूछा गया चाइल्डहुड, और ये व्हाट मेक्स द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ रेन, फोटोग्राफ, ठीक है। सिंपली 4। In a photograph by Shirley Tolson, the camera has captured the poet's mother as a 12-year-old standing on a beach. ये सिंपली 4-5-6 जगह ये बात हमने रिपीट की है। किसके साथ गई थी, उनके कजन्स के नाम क्या थे, वो उसमें फोटो में कैसे हंस रही थी, और स्माइलिंग एट द सी हॉलीडे, और वॉशिंग देयर फीट, ये बात भी थी वहां पे वेव्स के द्वारा, ठीक है। What makes the earth beautiful? Voice of rain. It washes away dust, refreshes dry land and helps in seed grow in a green plants. अच्छा, मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी, आपको पता होगा कि समरीज पे बहुत ही ध्यान देना। समरी में बार बार ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने ये बात रिपीट नहीं की है। समरी और स्पेशली आपको सेंट्रल आइडिया भाई साहब बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर ये दोनों कर लिए ना, मैं बता रहा हूं कि आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा, खासकर की पोएम वाले सेक्शन पे, ठीक है। सब बनने लगेगा। व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, ठीक है। इन चाइल्डहुड बाय मार्कस नीडन द पोएट फील्स थॉटफुल सीरियस अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। ये कहानी भी हमने बहुत अच्छे से कवर की थी हमारे 100 आईएमपी में। सारे क्वेश्चंस वहां पे हैं, वहां से मैंने पढ़ सकते हैं। व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट ऑफ द 11 नंबर टॉप। एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, जो आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, कीवर्ड्स ब्रदर, कीवर्ड्स के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा द इमेज ऑफ द इंजन इज यूज्ड टू शो द सडन मूवमेंट, noise in the tree. When the goldfinch arrives, the tree becomes active and full of sound like a machine that has started working. अब एक बात ध्यान रखना,
इतनी जगह इस शब्द का, मशीन के बारे में बार बार मशीन की उपमा दी गई है। तो ये कीवर्ड्स ही हैं, मतलब बेसिकली जो पोयम के हिस्से हैं उनका प्रयोग आप जितना बेहतर करोगे आपको उतने बेहतर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या अगला क्वेश्चन क्या गया, ये भी शॉर्ट आंसर आपके। व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू बिल्ड एन आर्च, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गार्गुलियन ट्राइब, एंड व्हाट आर द इश्यूज एंड मदर रेजेस। ठीक है, अब इसमें व्हाट डिड द किंग ऑर्डर क्यों हुआ था, बहुत ही कमाल की कहानी। वो आपको कहानी याद है ना जो हमने हिंदी में पढ़ी थी, अगर कई बच्चे यहाँ पे नए, हमने उसकी बात वहां पे भी की थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही कहानी यहाँ पे है। द किंग ऑर्डर आर्च टू बिल्ड टू इम्प्रूव द सिटी एंड मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल, इसलिए वो हुआ था और ये कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा था। व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द, क्या थी उनकी ऑनेस्टी, क्या थी उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, और इसी कारण से वो लोग बहुत प्राउड पीपल थे जो कभी भी चीट नहीं करते थे किसी को, या किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार या कहते चीटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर व्हाट आर द इश्यूज दैट मदर्स डे रेजेस, द प्ले, वो प्ले है जीवी प्रेसली का, ये भी याद रखिए, वो क्या है, प्ले है, एक नाटक है। रेज इशू ऑफ नेग्लेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स मदर, मदर्स के प्रति जो एक डिसरिस्पेक्ट होता है उसकी बात की गई है। तो आप देख रहे हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स का, आप केवल ये मत देखिए कौन कौन से आते हैं, हर चैप्टर से एक आ गया तो क्या समझोगे, लेकिन जो मेन भाव है, जो चैप्टर्स की मतलब मेन स्टोरी है, मेन थीम है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। ठीक है, अब भैया अब आ गए आपके क्या, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कौन से आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, आपको कितने, दो करने हैं। हाउ डज द लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। और यहाँ पे देखिए आ ही गया, मैंने आपको 100 बार बताया था पोएम। यहाँ पे बस एक बार टिक करना चाहता हूँ, स्टार लगाना चाहता हूँ खुद के यहाँ पे चेस्ट पे, बताने के लिए कि मैंने बोला था कि जस्ट अगर आप भाई साहब एक सेंट्रल, 3 मार्क्स यहीं पे क्लियर हो जाते हैं अगर आपको सबके सेंट्रल आइडिया थीम पता है। पढ़ तो वैसे भी रहे हो, पढ़ना तो वैसे भी है, तो इसलिए 100 क्वेश्चन आंसर पढ़ने से बेटर है हर पोएम में 2 चीजें पढ़ो, समरी और आप एक सेंट्रल थीम, और आपका काम हो जाएगा। देखिए आप फोटोग्राफ का पूछा गया है, और अगला क्या है, हाउ द फादर हेल्पनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम फादर टू सन, ये भी बन जाएगा अगर आपने समरी और क्या किया है, आपने पढ़ा है सेंट्रल आइडिया को। ठीक है, there's like a great difference between textbook medicine and the world of practicing physician discuss but। ठीक है, तो द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। तो ये सब आपके किसमें से, आपकी सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट से पूछे गए। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। हाउ डज द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई विंकल टुगेदर सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और इसे हमने लगभग हर जगह पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, लगभग हर जगह पढ़ा है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म हेल्पफुल, और ये इसमें सारा बच्चों की भी कहानी, उनने किस तरीके से उसको झेला उसकी भी कहानी, बड़ा सा क्वेश्चन। द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद डॉर्चिन, गिव रीजन, क्यों था वो, क्यों, बिकॉज ही डिड नॉट अराइव ऑन टाइम एज प्रॉमिस्ड, है ना। द ऑथर डिपेंडेड ऑन हिम फॉर हेल्प ड्यूरिंग द जर्नी, और वो बहुत काफी बीमार हो गया था, तो वो सारी कहानी यहाँ पे बोली गई है ना। डॉर्जिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्रिएटेड अनसर्टेनिटी एंड ट्रबल। देखिए सिंपल वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, अगर ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर you have passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience, elaborate। ये एडवेंचर जो कहानी है बच्चों, थोड़ी नहीं बहुत कंफ्यूजिंग आई नो, तो आपको 1 से 2 बार पढ़नी पड़ती है, 1 से 2 बार इसको याद करना पड़ता है। अगर कहीं फंस भी जाते हो तो अगेन आई सेड कि आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी ना किसी कहानी पे थोड़ा कम जोर दे सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ज्यादातर हिस्से में मतलब सारे चैप्टर से आ रहे हैं, तो एक छोड़ने का अगर एग्जाम आपको मौका मिलता है तो वहां पे आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, Here's a strange experience. He had seen a different version of history where the Marathas won the Battle of Panipat। ठीक है, इंडिया से हिस्टोरिक चेंज, इस बारे में बात की गई। ठीक है, फिर अनबिलीवेबल एट कैटास्ट्रोफिक बिकॉज इट डिस्टर्ब हिज सेंस ऑफ रियलिटी, को उसने बदल दिया था। व्हाट इज द सेंट्रल, अब देखना ये उसमें जो थ्योरीज हैं, चाहे वो आपका कैटास्ट्रोफिक थ्योरी हो या क्वांटम थ्योरी, इन सबको भी हम बहुत अच्छे से याद कर लें तो बेहतर रहेगा। फिर व्हाट इज द सेंट्रल थीम, ये तो आपको 100 बार पढ़ाई गई चीज है, मैंने बोला था सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, दिस इज ऑल यू नीड टू नो। फिर क्या होता है, अगला हिस्सा कौन सा है, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द फादर टू सन, इन फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग, द फादर्स हेल्पलेसनेस इज शोन थ्रू हिज सैडनेस एंड कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा था, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, इस बारे में कहानी है। सेम हाउस में रहते हुए भी दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, हाउ टू ब्रिज द गैप, दे डोंट नो हाउ टू ब्रिज द गैप बिकॉज जनरेशन गैप था और उनकी इनेबिलिटी कनेक्ट होने। देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन आंसर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक जैसा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज आपको बाय वर्ड बता दी गई है। पर आपको इस बात का बेहद ही ध्यान रखना है कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके पास बहुत कम शब्द रहेगा, तो जितना ज्यादा याद करोगे तो उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन आपके पास हमेशा 100 याद करने के बाद कहीं 80 याद रहता है, तो लिमिटेड लिखिए, लेकिन हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। आई अगेन से क्वेश्चन इज किंग। ठीक है, क्वेश्चन इज किंग। कैसे? देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। तो अब ये तो डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्ट यही इन दो चीजों को जहां समझा लो वहां पे काम हो जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको 100 IMPs में पढ़ाया गया, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। है ना, एड्रेस किस बारे में स्टोरी है? जो आदमी की स्थिति होती है किसी वॉर में, उनकी बिल्कुल एक जीती जागती तस्वीर है, तो उसकी कहानी है। The story shows the suffering and problems faced by people after war, जो होती है प्रॉब्लम। The narrator returns after the war to find her mother dead, है ना, तो पता चलता है उसकी माँ डेड है। House taken over by others, मिसेस डॉर्लिंग। किसी और, मतलब उनके घर में मिसेस डॉर्लिंग जो उनकी चीजें लेके गई थी, वो उन सेफ्टी के नाम पे अब वो वापस करने से मना कर रही थी। नरेटर को कैसा फील हुआ? हर्ट फील हुआ, उसका लॉस हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो उसने जगह छोड़ी, और इमोशनल पेन भी बहुत ज्यादा उसे हुआ बाय। इट शोज क्या कि वॉर क्या करता है, रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे ट्रस्ट हो, विश्वास हो, सेंस ऑफ कहीं से जुड़े रहने का भाव, उसको खत्म कर देती है। तो मित्रों, आज हमने यहाँ पे क्या समझा है, यहाँ पे रिवीजन कैसे होता है। रिवीजन करने का जो मेन तरीका है, आपको अब चीजें रिकॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिकॉल होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने भी मेरे साथ यहाँ पे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो अभी तक हम सारा रिवीजन करते हुए आ रहे थे, चाहे वो आपका ग्रामर का हो, चाहे वो आपका रीडिंग स्किल का हो, चाहे वो आपका राइटिंग स्किल हो, कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे मेरे बोलने से पहले आंसर दिया है, कम से कम मेरे साथ आंसर दिया, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और ये चीज आपकी 12th में भी बहुत मदद करेगी। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए अरिविहान से। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।